Namaste guys, Sat Shri Akal, Kem Cho in Salman Khan style. Today we will study part 3 of the fluid machinery lecture. Let's start. Our first question today will be in an inward flow reaction turbine. इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन की बात करता है. जब रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो आपके पास दो नाम तुरंत याद आ जाना चाहिए, एक फ्रांसिस और एक कैप्लान. फ्रांसिस हमने पढ़ा था कि मिक्स फ्लो होता है, मिक्स्ड फ्लो, और कप्लान पढ़ा था हमारे पास एक्सियल फ्लो होता है. ये दो चार चीजें तुरंत आपके दिमाग में हरदम आ जाना चाहिए. क्वेश्चन आया कि रिएक्शन टरबाइन और इनवर्ड बोल रहा है. अब ऑप्शन आप पढ़िए कि वाटर फ्लोज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द व्हील, ये होता है आपका एक्सियल. तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें इनवर्ड फ्लो बोल रहा है रिएक्शन टरबाइन. वाटर एंटर्स एट द सेंटर ऑफ द व्हील एंड फ्रॉम वेयर दे फ्लोज टू आउटर पेरिफेरी. सेंटर पे नहीं फ्लो करता है, याद रखे रहना हरदम. टरबाइन में फ्लो होता है आउटर टू इनर. ये एक्सियल है तब आपके एक्सिस के पैरेलल फ्लो करेगा. लेकिन यहाँ पे जब इनवर्ड बोला है, मतलब इनवर्ड मतलब होगा कि बाहर से अंदर आ रहा होगा. तो हमारा आंसर चौथा ऑप्शन देख लें. द फ्लो ऑफ वाटर इज पार्सली रेडियल एंड पार्सली एक्सियल. एक्सियल इनवर्ड बोल दिया ना तो एक्सियल के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सियल में तो पैरेलल फ्लो कर रहा है, इनवर्ड नहीं होगा. इनवर्ड मतलब बाहर से अंदर आ रहा है, तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा. द वाटर एंटर्स द व्हील एट द आउटर पेरिफेरी एंड देन फ्लोज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द व्हील. इनवर्ड बोला है बस ये, और टरबाइन बोला है, तो इस वजह से इनवर्ड मतलब बाहर से अंदर आएगा, और टरबाइन है रिएक्शन टरबाइन है. तो इससे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग. ओके, आंसर विल बी सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इम्पल्स टरबाइन ऑलवेज ऑपरेट्स. इम्पल्स टरबाइन आया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए पेल्टन टरबाइन. तो पेल्टन टरबाइन कैसा था कि एक जेट लगा हुआ था, या जेट निकल रहा था, यहाँ पे एक रनर लगा हुआ था जो कि रोटेट कर रहा था, यहाँ पे वेंसेस के लगे हुए थे. तो ऑलवेज ऑपरेट सबमर्ज्ड, नहीं, ऐसा नहीं है. मेक यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, नहीं. इज मोस्ट सुटेड फॉर लो हेड इंस्टॉलेशन, नहीं. ऑपरेट्स बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक हेड, ये आंसर होगा. अभी एक एक ऑप्शन देखते हैं. ऑपरेट सबमर्ज्ड, ये तो नहीं है. आप ये वाला इस फिगर से जान रहे होगे कि सबमर्ज्ड काम नहीं करता है. ये जेट बाहर रहता है और ये अलग रहता है, सिस्टम एक अलग है. और ये पूरा सिस्टम, ये जो जेट रहता है, जेट के बाद ये जो पेन स्टॉक रहता है, फिर पेन स्टॉक के बाद एक हमारा यहाँ पे वाटर रहता है. ये सारा सिस्टम अलग एक रहता है, ये सिस्टम एक अलग है. और ये सिस्टम, ये टरबाइन हाउसिंग उसको बोलते हैं, टरबाइन हाउसिंग. और आप इसको बोल सकते हो पेन स्टॉक है. ये आपके पास नोजल है, और ये वाटर बॉडी जिससे कनेक्ट किया हम लोग, डैम है, इसको आप डैम भी बोल सकते हो. तो ये वाला इंस्टॉलेशन प्लस ये इंस्टॉलेशन अलग अलग काम करता है. और ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में आपको पता है, ड्राफ्ट ट्यूब इज ओनली यूज इन रिएक्शन टरबाइन ओनली. और लो हेड इंस्टॉलेशंस, अब ये पता है हमारे पास की इम्पल्स टरबाइन, हम लोग जो टेबल पढ़े थे लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में, इम्पल्स टरबाइन हाई हेड इंस्टॉलेशंस के लिए यूज होता है, हाई हेड इंस्टॉलेशंस. तो ये अब हमारा ऑप्शन डी बचता है, क्योंकि इसमें इम्पल्स टरबाइन है, इसका मतलब ही उसमें है कि उसके अंदर प्रेशर एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को डील करता है. इम्पल्स टरबाइन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को डील करता है, इसी वजह से इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन भी जीरो होता है. डिग्री ऑफ रिएक्शन हम लोग आगे देखा जाएगा.
अब याद रख लीजिए आप लोग, डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन बताता है कि प्रेशर एनर्जी कंट्रीब्यूशन, तो प्रेशर एनर्जी कंट्रीब्यूशन 0 होता है इसमें, 0। तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन डी बचेगा जिसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक हेड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछता है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है। ये क्वेश्चन खूब आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपका जैसे रैंकर्स क्वेश्चन है। अगर ऑपरेटिंग कैरेक्टर, एक दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स दो टाइप के होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, और बस यहाँ याद कर लीजिए आप लोग। एक होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और एक होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब याद, बस क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ना, ये जो जितने ईएससी एग्जामिनेशन है या ए एग्जामिनेशन है, उससे पूछ देगा कि ये कांस्टेंट हेड के लिए होता है, ये कांस्टेंट हेड के लिए होता है, या ये कांस्टेंट आरपीएम के लिए होता है, या ये कांस्टेंट आरपीएम के लिए होता है। तो सिंपल सा हमें यहाँ ट्रिक याद करना है। ये ऑपरेटिंग में पी आ रहा है और आरपीएम में पी आता है, या स्पीड में पी आता है। ये पी देखिए, ये पी, दोनों में सेकेंड वाला पी आ रहा है, तो ये काम करेगा एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एक चीज बच्चा हेड, तो ये हेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे काम करता है। यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे। ऑपरेटिंग आप लोग याद रखे रहिए, पी है तो आरपीएम या स्पीड पी होता है, तो ये कांस्टेंट होगा, एन इक्वल टू कांस्टेंट हेयर होगा, मेन कैरेक्टरिस्टिक में कर्व में हेड कांस्टेंट होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्व्स एट कांस्टेंट हेड। ओके, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी याद मत रखे रहिए, तो इतना याद रखे रहिए, क्वेश्चन आगे आएंगे तो और डिस्कस कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नंबर ऑफ जेट्स मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं हम लोग इम्पल्स टरबाइन पे। तो इसका आंसर आपको 6 याद रखना पड़ेगा, कि आंसर इसका होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जो लगा सकते हैं वो 6 लगा सकते हैं। मतलब कि ये अगर हमारा इम्पल्स टरबाइन है, जो सिंपल ऐसा होता है, दिखता है, ऐसा दिखता है, तो जो जेट्स लगा सकते हैं ना, 6 लगा सकते हैं विदाउट इंटरफेरेंस, ऐसे करके या ऐसे करके। ऐसा हम लोग का ये है ना कि मतलब बेसिकली कि रोटेशनल मोशन आपके पास आए एक ही डायरेक्शन में। अब इधर लगाएंगे हम लोग, आप ये सोचो, इधर लगाएंगे तो इधर मूव कराने, जैसे ये लगा रहे हैं आपको, तो ऐसे लगाए ना कि एक ही डायरेक्शन में मूव करें, समझ रहे आप लोग, सेम डायरेक्शन मूव करें, इंटरफेरेंस ना हो इसका। जैसे ये इसके, ये इससे इसका जो फ्लो है सेम, इधर आपसी में ये लोग ना भिड़ जाए, आपस में भिड़ जाएंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो इसी वजह से और सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन मिले, इधर ही मिल रहा है तो इधर ही मिले। ये नहीं कि यहाँ पे एक लगा दें जेट ऐसे, अब ये जेट ऐसे लगाएंगे तो ये तो ऐसे दे रहा है, लेकिन अगर ये जेट ऐसे लगा दें, कोई जेट जो कि इधर इधर यहाँ पे कुल इस ब्लेड पे ऐसे फोर्स लगाती है, तो इधर मूव करने का कोशिश करेगा, तो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मतलब कि दो जेट्स आपस में कोलाइड नहीं करना चाहिए, और सेम डायरेक्शन में मोशन मिले, सेम डायरेक्शन मोशन, ये हमारा एम रहता है कि सेम डायरेक्शन मोशन मिले और इंटरफेरेंस नहीं हो। तो 6 नंबर ऑफ जेट्स हम लगा सकते हैं। ओके, याद रखना है आपको, ये मतलब क्रैम करना है आपको, क्रैम, है ना। ओके, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज द मोस्ट एफिशिएंट एट पार्ट लोड ऑपरेशन। अब यहाँ पे आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि जो पेल्ट, जब 3 टर्बाइन मेनली पढ़े हम लोग, पेल्टन टर्बाइन पढ़े हैं, फ्रांसिस टर्बाइन पढ़े, पीएफ के कपलान टर्बाइन पढ़े हैं, और एक बीच में प्रोपेलर टर्बाइन भी आता है जो कि कपलान टर्बाइन के ही सिमिलर होता है। यहाँ पे एक चीज समझना हमें कि एडजस्टेबल ब्लेड का कॉन्सेप्ट, जो हमारे पास टर्बाइन है उसका ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं, क्या इसका हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये ऐसे लगा हुआ है, तो क्या इसके ब्लेड का प्रोफाइल कुछ ऐसे कर सकते हैं या कुछ एंगल चेंज कर सकते हैं इसको। अगर कर सकते हैं तो वो एडजस्टेबल ब्लेड होगा। और क्यों जरूरत पड़ता है, ताकि हम लोग
अगर लोड कम है या लोड ज़्यादा हो सकता है। अगर लोड कम वेरी कर रहा है तो ऐसे हम लोग यूटिलाइज करें, ब्लेड को एंगल ऐसा करें ताकि नीटा मैक्सिमम हो। हमारा यही मकसद होता है ब्लेड को एडजस्ट करने का, ताकि हमारा नीटा मैक्सिमम आ सके। सिंपल सा चीज़ है। तो पेल्टन टर्बाइन में एडजस्टेबल ब्लेड नहीं होता है, फ्रांसिस में एडजस्टेबल ब्लेड नहीं होता है, कप्लान में होता है, और प्रोपेलर में नहीं होता है। प्रोपेलर तो कप्लान टर्बाइन में हमें दिख रहा है कि एडजस्टेबल ब्लेड होता है। तो एडजस्टेबल ब्लेड होने की वजह से क्या हमें बेनिफिट मिलता है कि पार्ट लोड पे भी नीटा ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज मोस्ट एफिशिएंट एट पार्ट लोड ऑपरेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कप्लान टर्बाइन। ओके, बिकॉज ऑफ एडजस्टेबल ब्लेड्स। बस आंसर इसका ये है, एडजस्टेबल ब्लेड होता है इसके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच टर्बाइन गिव्स कांस्टेंट एफिशिएंसी विथ हाई लोड कंडीशन। ये इसका भी आंसर आपके पास वही होगा कि अगर जैसे लोड बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर लोड बढ़ा रहे हैं तो एफिशिएंसी कांस्टेंट रह रही है। तो ये कब हो सकता है ना, जब एडजस्टेबल ब्लेड हमारे पास हो। एडजस्टेबल ब्लेड किसके पास होता है? कप्लान टर्बाइन। तो आंसर हमारे पास सिंपल, यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में दे दिया है, तो इसलिए आंसर होगा डी। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपका 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 80% के आसपास यहीं से, कंफर्म गारंटी के साथ। आई विल गारंटी। 80% क्वेश्चन ये जो डिस्कस कर रहे हैं उससे, या क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे। तो डिस्कशन, डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस, यहाँ लिख दूँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस प्लस डिस्कशन से ही ये 80% क्वेश्चन आएगा। ओके, तो आप लोग इसको रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा है क्वेश्चन कि आयलर्स इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं हम लोग। तो हमें पता है आयलर इक्वेशन क्या है। पहले आयलर्स इक्वेशन लिख लें। तो आयलर्स इक्वेशन हमारे पास होता है कि एम डॉट वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू। ये कहाँ से फॉर्मूला आता है? ये आता है टॉर्क इंटू ओमेगा से। टॉर्क क्या होता है फिर? एम वी डब्ल्यू वन आर वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू आर टू इंटू ओमेगा। अब ये आपको फॉर्मूला पता है हमें, टॉर्क क्या होता है? एम वी आर। यहाँ पे हमें दिख रहा है एम वी आर हो गया। तो एम वी आर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम भी होता है। नॉर्मल मोमेंटम रहता है, लीनियर मोमेंटम रहता है, वो एम वी रहता है, और ये है आपका लीनियर मोमेंटम। तो जब एम वी में आर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम बनता है। ये हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि द इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। रन अवे स्पीड ऑफ पूछ रहा है पेल्टन टर्बाइन का। तो रन अवे स्पीड बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि जब लोड कोई नहीं है, नो लोड प्लस नो गवर्नर। गवर्नर डिटेल में किसी क्वेश्चन में पूछेगा तो मैं बताऊंगा। अभी गवर्नर का मतलब आप ये समझ लीजिए कि गवर्नर बेसिकली होता है कि कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है एट डिफरेंट लोड कंडीशन। इसका काम ये होता है गवर्नर का, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड क्यों मेंटेन करना रहता है? क्योंकि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए रहता है, और डायरेक्टली रिलेशन रहता है कांस्टेंट
अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट आएगी। ये आपको याद रहे, ये चीज़ याद रखना है कि गवर्नर का काम क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना एट डिफरेंट लोड कंडीशन। और लोड कंडीशन का क्या मतलब रहता है, हम लोग बहुत होता है डिफरेंट लोड। लोड कंडीशन टरबाइन कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टेशन पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहाँ पे क्या रहता है ना कि जो हमारा कोई सब स्टेशन वहाँ पे हाई डिमांड आ गई, जैसे दिवाली का समय है तो हाई डिमांड रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो हाई लोड, उसी हाई डिमांड को हाई लोड बोलते हैं कि हाई लोड है टरबाइन पे, कि जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना यूज़ हो रहा है या उससे ज़्यादा यूज़ होने की हो रही है। तो हमें फिर वैसे इसको टरबाइन को हाई स्पीड पे घुमा सकते नहीं, क्योंकि हम लोग को फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा फ्लो रेट देने लगते हैं टरबाइन को, कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, और ताकि हम लोग डिमांड को मीट कर सकें। ओके, तो हमारे यहाँ पे रनवे स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि नो लोड हो प्लस नो गवर्नर। तो जो स्पीड, तो उस स्पीड को बोलते हैं रनअवे स्पीड। तो आंसर है नो लोड विथ नो गवर्नर। ओके, गवर्नर का मतलब आप लोग यहाँ समझ गए, और नो लोड का मतलब वही है कि कोई उस पर हम लोग कोई इसका जो वो पावर वो सप्लाई कर रहा है। तो नो लोड का मतलब यही था बेसिकली कि कोई एक्सटर्नल मशीन से जो पावर कंज्यूम कर रहा हो उससे कनेक्टेड नहीं है। गवर्नर का मतलब ये है कि कांस्टेंट आरपीएम है, कांस्टेंट आरपीएम दे डिफरेंट लोड कंडीशंस पे। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जेट्स का क्या रिलेशन है स्पेसिफिक स्पीड का। तो बेसिकली हम लोग स्पेसिफिक स्पीड पढ़े थे, 3-4 फॉर्मूला। तो पहला बेसिक फॉर्मूला था एन एस इक्वल टू एन रूट पी एच 5/4, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था एन एस इक्वल टू एन रूट पी नंबर ऑफ जेट्स था, ये था पी एच का पावर 5/4। एक और फॉर्मूला था जिसको डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं, पी बाई रो जी एच का पावर 5/4। ये 3 फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लग रहा है, ये एन इज नंबर ऑफ जेट्स है, तो हमारा एन एस क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एन का पावर 1/2। हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। और ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, तीनों फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूँ, एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आप जहाँ समझ पाओ वेल एंड गुड, ना समझ पाओ रट लीजिएगा, रैंक तभी बनेगा। जितने भी टॉपर्स होते हैं 80 to 90% तो सबको समझ में आता है, और समझने के बेसिस पे क्वेश्चन भी हो जाते हैं। 5% जरूर ऐसा रह जाता है, टॉपर्स की बात कर रहे हैं, जिनको रटना रहता है, रट लो। और यही 5% डिफ्रेंशिएट करेगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आपका प्लांट टरबाइन की बेसिकली पूछ रहा है आपके बाद, आपको क्या क्या पता है इस क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है। तो प्लांट टरबाइन हमको पता है कि रिएक्शन टरबाइन है, पहली बात। दूसरी बात है एडजस्टेबल ब्लेड्स होता है। इम्पल्स टरबाइन तो है नहीं, और अगर इम्पल्स टरबाइन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो हमारा डी होता है। और ये तो पता ही, रिएक्शन टरबाइन एडजस्टेबल होता है, ये तो मैं पता ही था, मैंने बता ही दिया था कि एडजस्टेबल ब्लेड्स होता है और रिएक्शन टरबाइन भी होता है ये। ओके, मूव टू नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बस ये वर्ड यूज़ कर दिया है पेनस्टॉक्स। तो ये क्वेश्चन देख के बहुत अच्छे, पेनस्टॉक तो पढ़े नहीं तो उसका हेड लॉस क्या होगा। तो भाई हेड लॉस हरदम सेम फॉर्मूला यूज होगा, वो पेन स्टॉक हो, स्टॉक्स हो, या म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, आपका हेड लॉस हरदम क्या होगा, 32 Q² FL पाई² G D का पावर 5। ये बेसिकली फॉर्मूला है, तो D के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है।
तो अगर डायमीटर इंक्रीज करेगा तो आपका हेड लॉस डिक्रीज करेगा। तो हम बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द पेनस्टॉक, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द पेनस्टॉक। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब पिछले वाले क्वेश्चन में ना आप ये देखोगे कि इंक्रीजिंग द लेंथ भी दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा, डायमीटर पे डिपेंड करेगा। इस वजह से ये आंसर है। ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन ये इस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, इस वजह से ये हम लोग आंसर लिख रहे हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन तो सिंपल सी बेसिक बेसिक फॉर्मूला पे है कि जो हम एफिशिएंसी पढ़े थे, ये तो हमें पता है कि एक वाटर पावर होता है, उससे हमारे पास मिलता है रनर पावर, टरबाइन की बात कर रहे हैं। उसके बाद मिलता है हमें शाफ्ट पावर। जो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं, और यहाँ जो डिफाइन करते हैं वो मैकेनिकल एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो गई आपका, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो गई, रनर पावर अपॉन वाटर पावर। तो ये हमें जानना है बेसिकली, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बार बार आता रहता है। यहाँ शाफ्ट बोल दिया तो शाफ्ट पावर कहाँ आता है, बस यहीं पे आता है। तो आँख मूंद के आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी मार देना, शाफ्ट पावर आया, बस शाफ्ट पावर बस यहीं पे है। और रनर पावर बस जैसे बस रनर पावर ये और वाटर पावर बस आया रहता, तो इसी बस आप हाइड्रोलिक मार दिया रहता। सिंपल बात, अगर शाफ्ट पावर आया तो मैकेनिकल एफिशिएंसी, वाटर पावर आया तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कप्लान टरबाइन पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ रेंज करता है। तो हमने एक टेबल बनाया था, जो आप वो देख लीजिएगा। उससे हमें पता था कि कप्लान टरबाइन का हम लोग बोले थे कि मोर देन 300 आरपीएम होता है स्पेसिफिक स्पीड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि जो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, उसमें दो चीज़ था। पहले जब 300 होता है तो मोर देन 300, और स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो प्रोपेलर का होता है। पहले प्रोपेलर जो टरबाइन होता है उसका होता है 300 से 600 तक, और कप्लान टरबाइन का होता है 600 से 900 तक। ओके, ये हमें जानना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन था, ये चीज़ 600 से 900 होगा आपका स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कप्लान टरबाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये सिंपल सी बात कर रहा है कि बोल रहा है कि पिच डाया और डाया ऑफ जेट, जिसको डी से दिखाते हैं, डी बाई डी का रेशियो पूछ रहा है। ये क्या है, डी स्मॉल डी है जेट का डाया, और ये पेल्टन व्हील का डाया है, व्हील डाया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, जेट रेशियो बोलते हैं। अब जेट रेशियो यूज़ कहाँ होता है ना, नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला एक है कि नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो जेट रेशियो इज इक्वल टू डी बाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको रटने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसका यूज़ कहीं नहीं है। तो बस बेसिकली यहाँ पे बोलता है कि गाइड एंगल पूछता है। तो हमें पता है ये ड्रैग होता है, ये लिफ्ट होता है, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट। तो ये वाला एंगल को गाइड एंगल बोलते हैं। अब ज़्यादा आप समझने इसको जाएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। बस बेसिकली याद कर लीजिए, फिगर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है गाइड एंगल एज पर द एयर फॉयल थ्योरी ऑफ, एयर फॉयल थ्योरी में तो ये पता ही होगा कि लिफ्ट और ड्रैग की बात करते हैं। तो क्या होता है, लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स, ये आंसर हो जाएगा आपका।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब को थोड़ा डिटेल से देख लेंगे। 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट है, उसको अच्छे से हम लोग देख लें यहाँ पे। ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में, ये ड्राफ्ट ट्यूब पहला जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो कुछ ऐसा दिखता है हमारा। यहाँ पे जो रिएक्शन टरबाइन का आउटलेट रहता है यहाँ कनेक्टेड रहता है, और ये कनेक्टेड रहता है हमारा जो वाटर बॉडी है या डैम है, डैम के आउटलेट, डैम के उससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। और बेसिकली हम लोग एक पॉइंट और है कि ये सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में यूज़ करते हैं। ये जो 3-4 पॉइंट है ये आपको समझ लेना है, समझ नहीं पाए तो वही फिर से रट लेना है बेसिकली। अब जो भी आप कर लो। ओके, अभी हमें पता है कि जब रिएक्शन टरबाइन है तो रिएक्शन टरबाइन के आउटलेट पे काइनेटिक एनर्जी रहता है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बचा रहता है। अब उस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें डायरेक्ट वाटर बॉडी में तो वेस्ट होगा, तो उसको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब लगा देंगे वहाँ पे। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगा, और इसका इंक्रीज एरिया कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा P1 इज लेस देन P एटमॉस्फेरिक। तो ये भी याद रखना है हमें कि क्या करता है ड्राफ्ट ट्यूब, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है प्रेशर एनर्जी में। अब जब प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को और यूटिलाइज कर लिया, वो जो बचा हुआ भी काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारे पास जो आउटपुट पावर रहेगा, रनर पावर जिसको बोलेंगे, रनर पावर इंक्रीज करेगा। और पावर इंक्रीज करेगा तो नीटा भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी यूज़ किया है, काइनेटिक एनर्जी यूज़ हुआ तो हमारा रनर पावर बढ़ गया, रनर पावर बढ़ गया तो नीटा इंक्रीज कर गया। फिर ये पॉइंट आपको समझना चाहिए कि ये जो इनलेट होता है ड्राफ्ट ट्यूब या आउटलेट ऑफ रिएक्शन टरबाइन, उसमें आपका प्रेशर जो रहता है वो लेस देन P एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ये भी समझ लिया आपने। अब 5वां पॉइंट देखते हैं, नीटा डी टी, जो एफिशिएंसी की बात करता है ड्राफ्ट टरबाइन ड्राफ्ट ट्यूब का। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड अपॉन होता है काइनेटिक हेड एट इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो इसको यहाँ पे लगाएंगे हम लोग ना, तो इसका आ जाएगा नीटा डी टी। जो कन्वर्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, और कुछ आपका हेड लॉस हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। और इनलेट पे क्या है, V1 स्क्वायर बाई 2G। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। यही 4-5 चीज़ समझना है आपको कि पहली पॉइंट ये था कि इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। एक पॉइंट कनेक्ट करते हैं रिएक्शन टरबाइन के आउटलेट पे, और एक पॉइंट टरबाइन करते हैं जो हमारा वाटर बॉडी है। सेकेंड पॉइंट है कि ओनली रिएक्शन टरबाइन में यूज़ करते हैं, इम्पल्स टरबाइन में नहीं यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो काइनेटिक एनर्जी रहता है, बचा रहता है रिएक्शन टरबाइन के आउटलेट पे, उसको कन्वर्ट करते हैं वो प्रेशर एनर्जी में। अब इसको काइनेटिक एनर्जी को और यूटिलाइज कर ले रहा है, जो कि वेस्ट हो जाता है अगर ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाते। इस वजह से इसका रनर पावर आपका बढ़ जाता है। रनर पावर बढ़ेगा तो आपका नीटा बढ़ जाएगा। चौथा पॉइंट था हमारा पास कि ये आउटलेट पे P एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये हमारा वाटर बॉडी है तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे जो 1 पे रहेगा वो P एटमॉस्फेरिक से 1 कम कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे तो ये यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ऑब्वियसली बात है पी एटमॉस्फेरिक से कम होगा। ये एक पॉइंट है। और ये एफिशिएंसी एक पॉइंट पढ़ते हैं एफिशिएंसी का, कि एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड अपॉन काइनेटिक हेड एट इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। तो v1 स्क्वायर बाई 2g माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g माइनस hf अपॉन v1 स्क्वायर बाई 2g। ये हमारा फॉर्मूला है। इतना चीज़ आपको समझना आता है ड्राफ्ट ट्यूब का। तब यहाँ पे देखेंगे ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड बिकॉज द प्रेशर एट एग्जिट इज मोर, प्रेशर एट एग्जिट ऑफ द रनर इज इक्वल, अब ये ऑप्शन आ जाएगा, प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ रनर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। घुमा क्वेश्चन पूछ दिया इस वाले पॉइंट से कि पी इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये जेट रेशियो जो पुराना हम लोग पढ़े थे, पिछले पढ़े थे कि जेट रेशियो क्या पढ़ा था हमने कि डी बाई डी होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ बकेट्स में वो फॉर्मूला यूज होता है। नंबर ऑफ बकेट्स बेल्टन टरबाइन में हम लोग का फॉर्मूला था 15 प्लस जेट रेशियो बाई 2, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 10 बाई 2 इक्वल टू 20 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर 20 हो गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखे रहना है कि नंबर ऑफ बकेट्स एट द रेट पेल्टन टर्बाइन के लिए ये फॉर्मूला, तो 20 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग ये करते यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, 30 मिनट्स हो गया हमारा। ठीक है, थैंक यू ऑल।